नमस्कार, मी केतकी जोशी आणि आत्ताची एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण बघणार आहोत। त्या बातमीचे अनेक कंगोरे आपण जाणून घेणार आहोत पुढच्या अर्ध्या तासात। ते म्हणजे बीडच्या इरफान शेखचं उत्तर प्रदेशात धर्मांतर कनेक्शन असल्याचं उघड झालेलं आहे आणि त्यामुळे अर्थातच महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात एक खळबळ माजली आहे। उत्तर प्रदेशात हे धर्मांतराचा अनेक याबद्दलचे महत्त्वाचे खुलासे होत आहेत। अटक सत्र चालू आहे। उत्तर प्रदेश पोलीस धडाक्याने कारवाई करत आहेत आणि याच अनुषंगाने उत्तर प्रदेशमध्ये धर्मांतर करणाऱ्या तिघांना अटक देखील करण्यात आलेली आहे। 3 तरुणांना या अटक केली आणि यामध्ये एक जण जो आहे तो मूळचा बीडचा आहे। इरफान खान हा मूळचा परळीच्या शिरसाळा गावचा आहे अशी माहिती पुढे येते। अटक केलेला हा इरफान सध्या दिल्लीमध्ये राहत होता। अत्यंत महत्त्वाची बातमी आणि अर्थातच त्यामुळे बीडमध्ये सुद्धा खळबळ माजलेली आहे, कारण हा मूळचा परळीच्या शिरसाळा गावचा आहे। इरफान शेख माफ करा याचं नाव आहे आणि उत्तर प्रदेशात धर्मांतर कनेक्शन मध्ये त्याचं नाव उघडकीला आलेलं आहे। ज्यांना अटक करण्यात आलेली आहे त्या तिघांमध्ये या इरफानचाही समावेश आहे आणि त्याच्याबरोबर राहुल भोला याला देखील अटक करण्यात आलेली आहे। पण महाराष्ट्राचं कनेक्शन, विशेषतः बीडचं कनेक्शन यामध्ये उघडकीला आलेलं आहे आणि जे अर्थातच खूप महत्त्वाचं मानलं जात आहे। धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या, धर्मांतर करायला लावणाऱ्या, बेकायदेशीररित्या धर्मांतर करणाऱ्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ही खूप धडाक्याने आता सध्या कारवाई सुरू केलेली आहे आणि याच मध्ये 3 तरुणांना जेव्हा अटक करण्यात आली, या तिघांमध्ये इरफान हा मूळचा परळीचा असणारा त्याला सुद्धा अटक झालेली आहे। आता त्याच्याशी काही संपर्कच झालेला नाही आमचा आणि संपर्क झाल्याशिवाय ते आम्हाला नेमकं काय प्रकरण आहे ते बी कळणार नाही। तुमचं त्याचं कधी बोलणं झालं? 4-5 दिवसांनी काही बोलणं झालं। याबद्दल कधी आले या अगोदर कधी आले गावाला? 3-4 महिने अगोदर आलं तर आता मागणी काय राहील? आता आमची मागणी एवढीच आहे की आता ते विनाकारण त्याला फसू नये, म्हणजे जे खरं आहे ते आम्हाला तर भारतीय न्यायावर विश्वास आहे, सत्य बाहेर आलंच पाहिजे। आता चौकशीनंतर कळेल आपल्याला काय जे काय असेल। त्याचं शिक्षण वगैरे कुठे झालं? शिक्षण त्याचं 12वीपर्यंत परळीला झालेलं आहे आणि D.Edला ते साईन लँग्वेजमध्ये मुंबईला केलं। मग ते दिल्लीमध्ये करायचं काय तो? सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं साईन लँग्वेज ऑफ इंडिया इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे जॉब लावलं नोकरीला आणि सगळे ते गव्हर्नमेंटचेच कार्यक्रम असायचे त्यांचे। PM साहेबासोबत, आठवले साहेबासोबत, सामाजिक न्यायमंत्री ह्यांचे जे गव्हर्नमेंटचे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये सहभाग। आणि याबद्दलच आपण आणखी माहिती घेणार आहोत। आमचे बीडचे प्रतिनिधी सुरेश जाधव आपल्या सोबत आहेत। सुरेश, धक्कादायकच ही गोष्ट आहे। बीडमध्ये परळी इथे राहणारा, मूळचा परळीचा असणारा, व्यवसायानं प्रोफेसर असणारा इरफान याला अटक करण्यात आलेली आहे। या आत्ता एवढ्यामध्ये कधी बीडमध्ये आला होता का इरफान? आणखी त्याच्याबद्दलची काय माहिती आहे? केतकी, धक्कादायकच आहे। या संदर्भात ज्यावेळेस या शिरसाळा गावातील नागरिकांना ही माहिती झाली त्यावेळेस त्यांना सुद्धा धक्का बसला, कारण जो इरफान आहे हा इरफान परळीमध्ये त्याचं प्राथमिक शिक्षण झालेलं आहे, त्याचबरोबर त्याचं जे कॉलेजचं शिक्षण आहे ते सुद्धा परळीमध्ये पूर्ण झालेलं आहे आणि त्यानंतर तो दिल्लीला गेला। 7 वर्षापासून दिल्लीमध्ये तो स्थायिक आहे आणि त्याच ठिकाणी तो प्रोफेसर म्हणून काम करत असताना अशा पद्धतीचं झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना एकतर धक्का बसला। आमचा मुलगा अशा पद्धतीने करू शकत नाही अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे, वारंवार सांगत आहेत। मात्र त्याचे जे मित्र आहेत त्यांच्याशी सुद्धा आम्ही बोलण्याचा प्रयत्न केला। मित्राकडून सुद्धा जी माहिती मिळते ते मित्राकडून सुद्धा की त्याचे वडील हे गावातील प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। बऱ्याच वेळेस 2 समाजातील भांडणं वगैरे लागले तर ते मिटवण्याचं काम सुद्धा त्याचे वडील करायचे आणि तो अशा पद्धतीने करू शकत नाही अशा पद्धतीने नातेवाईक ठामपणे जरी सांगत असले तरी मात्र उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्याला अटक केलेली आहे। त्याची चौकशी होणार आहे आणि चौकशीमधून ते सत्य बाहेर येणार आहे। मात्र सध्या तरी ही घटना झाल्याच्या नंतर जे इरफानचं घर आहे त्याचे जे बंधू आहेत, मोठे बंधू फूर खान यांच्याशी ज्यावेळेस तिथं विचारणा केली असता त्यांना सुद्धा धक्का बसलेला आहे। गेल्या 3-4 दिवसापासून त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही। या अगोदर तो 3 महिन्यापूर्वी बीड जिल्ह्यामध्ये आलेला होता, परळीमध्ये तो राहिलेला सुद्धा होता। त्यामुळे एकूणच या प्रकरणामध्ये आणखी नवीन काय कामगिरी हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। अगदी सुरेश, आणि
हा जो इरफान आहे हा दिल्लीतल्या मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेअरमध्ये इंटरप्रिटर म्हणून काम करतो अशी देखील माहिती आहे. नेमकं काय कामाचं स्वरूप आहे असं त्यांना सांगितलं होतं, कशा प्रकारचं काम करायचं? कारण जसं त्याचा भाऊ सांगतोय तसं अनेक वेळेला अनेक नेत्यांशी त्याचे संबंध येत होते असं देखील त्यांचं म्हणणं होतं. म्हणजेच एकूण प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून कदाचित गावात त्याला ओळखत असतील. हा साहजिकच या संदर्भात ज्यावेळेस गावातील लोकांशी संपर्क साधला आणि पाठीमागचा त्याचा एक व्हिडिओ सुद्धा आता सोशल मीडियावरती व्हायरल होतो आणि त्याच्या नातेवाईकांना तो व्हिडिओ दाखवलेला आहे. ज्यावेळेस युनिव्हर्सिटीच्या उद्घाटनामध्ये खुद्द देशाचे पंतप्रधान यांनी सुद्धा पाठीवरती त्याला अभिनंदन केलेलं होतं. त्यामुळे साहजिकच तो केंद्रीय जे काही मनुष्यबळ आहे आणि केंद्राच्या ज्या ठिकाणी त्याची सर्व्हिस सुरू होती त्या ठिकाणी तो काम करत असताना जे विद्यार्थी आहेत, मूकबधीर विद्यार्थी, विशेष मूकबधीर विद्यार्थी आणि त्या विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने मुस्लिम मायनॉरिटी विद्यार्थ्यांच्या सर्टिफिकेटच्या संदर्भातला सुद्धा विषय त्याच्याकडे होता असं त्यांच्या घरच्यांकडून सांगण्यात येतं. त्यामुळं इथं जर गावात पाहिलं तर गावात इरफानचं कुटुंब हे प्रतिष्ठित कुटुंब आहे. ते या ठिकाणी बहुतांश जे काही न्यायनिवाडे असतील आणि इतर जे काही सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम असतील त्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत. त्याचे वडील तर आता वारलेले आहेत, मात्र त्याचे वडील या सगळ्यामध्ये सहभागी करायचे आणि त्याचे जे जवळचे मित्र आहेत त्यांच्याकडून ज्यावेळेस माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या मित्राकडून सुद्धा सांगण्यात येत आहे की अशा पद्धतीनं होऊ शकत नाही, अशा पद्धतीने तो करू शकत नाही. मात्र त्याला उत्तर प्रदेश एटीआयनं अटक केलेला आहे आणि अटक केल्यानंतर त्याच्या संदर्भात आता काय चौकशी येते, चौकशी म्हणून सत्य काय बाहेर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार. अगदी सुरेश, किती वर्षांपासून साधारणपणे हा इरफान दिल्लीमध्ये होता आणि त्याच्या आधी तो काय काम करत होता? इरफान हा गेल्या 7 वर्षापासून दिल्लीमध्ये प्रोफेसर म्हणून त्या ठिकाणी काम करत आहे. त्या अगोदर तो त्याचं जे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण आहे ते सिरसाळा गाव जे बीड जिल्ह्यामध्ये परळीच्या जवळ गाव आहे त्या सिरसाळा गावामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये त्याचं शिक्षण झालेलं आहे. त्यानंतर 12वीचं जे शिक्षण आहे ते 12वीचं शिक्षण त्यांनी परळीमध्ये घेतलं. तिथून पुढे त्याने कोर्स करून दिल्लीमध्ये गेलेला होता. म्हणजे गेल्या 7 वर्षापासून तो दिल्लीमध्ये स्थायी आहे. इथं कुटुंबाकडे त्याचं येणं जाणं सुद्धा असायचं आणि कुटुंबाच्या संपर्कात सुद्धा असायचा. ज्यावेळेस हा कार्यक्रम झाला, पंतप्रधानांकडून त्याचं कौतुक केलं गेलं, त्यावेळेस गावामध्ये त्याचं मोठ्या प्रमाणात त्या कुटुंबाचं सुद्धा स्वागत करण्यात आलं. अगदी साहजिकच आहे आणि त्यामुळे खूप मोठा धक्का शिरसाळा गावाला बसला असणार आहे. सुरेश, तुझ्याकडे येणारच आहोत, पण आता लखनौचे आमचे प्रतिनिधी अजित सिंह हे देखील आपल्याशी जोडलेले गेलेत. अजित जी, पहला क्वेश्चन है वो इस बारे में कि अब तक क्या अपडेट्स है, क्योंकि यूपी पुलिस ने बहुत जोरों से कार्रवाई शुरू की है. देखिए, बिल्कुल यूपी पुलिस और यूपी एटीएस और एफटीएफ ने देश के 24 राज्यों में दबिश देनी शुरू कर दी है. यूपी के 32 जिले भी उसमें शामिल हैं. वो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, असम की बात हो, कश्मीर की बात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बिहार हो, सब जगह यूपी एटीएफ छापेमारी करी. क्योंकि ये मसला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है. धर्मांतरण के पीछे एक बड़ी साजिश लगती है उत्तर प्रदेश की एटीएस को, क्योंकि जिस तरह मूक बधिर बच्चों को उनके वीडियो दिखाए गए, उनके जो मोबाइल्स में वीडियोज मिले हैं उसमें आत्मघाती जो मानव बम होता है उसके वीडियोज मिले हैं, अत्याधुनिक हथियार चलाने वाले वीडियोज मिले हैं. साइन लैंग्वेज के जरिए ये बाकायदा उनको ब्रेन वॉश किया जाता था. और कोड वर्ड यानी कोड वर्ड जो मिले हैं यूपी एटीएस को वो काफी चौंकाने वाले हैं कि बैक टू इस्लाम, यानी आपको वापस इस्लाम में आना है. कब आप इस्लाम में थे अब फिर आपको लाया जाएगा. आपको जो मुत्तिक लिखा हुआ है यानी उसके तहत आपको काम करना है. सलात यानी आपको नमाज कैसे पढ़नी है. और कौम के कलंक, एक कोडवर्ड ये भी है कि कैसे जो है वो कौन से चेहरे हैं जो कौम के कलंक के तौर पर ये लोग देखते हैं. हालांकि इस कोडवर्ड को अभी एटीएफ डिकोड नहीं कर पाई है. लेकिन एक कोड और है रहमत. रहमत का मतलब होता है जो विदेशों से फंड आ रहा है वो हमारे लिए किसी जो है पुण्य से कम नहीं, किसी एक बड़ा वरदान उसको एक तरीके से कहा जाए तो वो मानते हैं. तो कैसे कैसे विदेशी फंड से आ रहे हैं. और आज खुद एसीएस होम जो यूपी के हैं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर की भी बात है. यानी हवाला के जरिए पैसे आ रहा है. जो उमर गौतम है, जहांगीर कासिम है, उनके जो 4 अकाउंट डिटेल एटीएस को मिले हैं उसमें कतर से लेकर पुर्तगाल से लेकर अफगानिस्तान, दुबई तक से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ. 1,82,00,000 रुपए अभी तक ट्रांजैक्शन हो चुका है. उमर और कासिम के ऐसे 70 से 80 साथियों की तलाश है जो उमर गौतम के साथ मिलकर देश नहीं पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लालच प्रलोभन देकर या फिर जबरन करा रहे थे. तो अब इस दिशा में जांच की जा रही है. इसीलिए ईडी ने दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है कि विदेशी फंडिंग आई है, हवाला के जरिए पैसे आया, उसकी जांच की जा रही है. दूसरी तरफ
यूपी की जांच एजेंसियों ने एनआईए से पूरी जांच शेयर की है। जो आपके जो महाराष्ट्र है वहां पर एक जो मरकज है उसकी तलाश की जा रही। 65 ऐसे एनजीओ और धार्मिक संगठन हैं जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, जिनके जरिए ये धर्मांतरण का अवैध कारोबार पूरे देश में जहांगीर जो कासिम और उमर गौतम किया करते थे। 18 बार वो इंग्लैंड गया, 4 बार यूनाइटेड स्टेट गया। देश दुनिया के 18 से 24 देशों की उसने यात्रा की। जी अजय जी, ये उमर गौतम है कौन, इसकी बैकग्राउंड क्या है? उसके साथ क्योंकि जो है वो यंगस्टर्स है बहुत सारे जो काम कर रहे थे, तो ये उमर गौतम के बारे में कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल, उमर गौतम फतेहपुर का रहने वाला, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जहां का वो रहने वाला। पहले ये खुद हिंदू था, उसका नाम श्याम प्रताप सिंह था, लेकिन आज के बहुत साल पहले इसने धर्म परिवर्तन कर लिया और गांव में आया। गांव के लोगों ने विरोध किया तो ये घर छोड़कर चला गया, लेकिन अपने गांव से संपर्क में रहा। और उसके बाद जो इस्लामिक दावा सेंटर वो बनाया गया, जामिया यानी बाटला हाउस जो दिल्ली था उसको इसने केंद्र बनाया और धीरे धीरे करके इसने गरीब हिंदुओं को टारगेट किया, क्योंकि उसको पता था कि ज्यादा हिंदुओं को ही मुस्लिम धर्म में लाया जा सकता है और वही लोग ज्यादा ये काम कर सकते हैं जो हिंदू से मुस्लिम बनकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को उसने टारगेट किया जिसमें मूक बधिर बच्चे थे, गरीब महिलाएं थे, या ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए 60 डिकोड बरामद किया एटीएफ ने। जो बड़ी चिंता का विषय है कि क्या इसमें आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से उमर गौतम के रिश्ते हैं, जाकिर नाइक जो भगोड़ा मुस्लिम धर्म गुरु है उससे इसके रिश्ते उजागर हो चुके हैं। तो एटीएस और देश की जांच एजेंसियां, उत्तर प्रदेश की एफटीएफ, सब इस दिशा में जांच कर रही। क्या इसके पीछे इन बच्चों को ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश करके मानव बम के लिए आतंकी संगठनों के हवाले किया जाता था, महिलाओं को मानव बम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें पहले लालच दिया जाता था, प्रलोभन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। ये वो बच्चे थे, वो महिलाएं थे जो शारीरिक तौर पर फिट नहीं होते थे, उन्हें ये लालच प्रलोभन देते थे और फिर जब वो उनके जाल में फंस जाते थे तब इस खेल का शुरुआत करते थे, यानी बड़े गिरोह की शुरुआत करते। तो ये छोटा मोटा मामला नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये देश विरोधी गतिविधि है। इंटरनेशनल बॉर्डर, विदेशी फंडिंग, टेरर एंगल, हवाला के जरिए पैसे, 4 खातों में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ इशारा कर रहा है। क्योंकि 60 से 65 ऐसे धार्मिक संगठन और एनजीओ हैं जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर, जिनके संस्थापकों को एटीएस उठाकर पूछताछ कर रही है, एफटीएफ पूछताछ कर रही है। और जो ये 3 गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक इरफान है जो महाराष्ट्र का बीड़ जिले का रहने वाला है, 2 यहाँ दिल्ली और हरियाणा की गिरफ्तारी हुई, इसके पहले उमर और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई। 5 गिरफ्तारी अभी ऑफिशियल एटीएफ ने दिखाई है और जब तक 150 से 200 लोगों से वो पूछताछ कर रहे हैं हिरासत में लेकर। जब और बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि जो वीडियोज बरामद हुए हैं मानव बम के, अत्याधुनिक हथियार चलाते हुए वीडियोज बरामद हुए हैं बच्चों के मोबाइल से। कानपुर का एक मामला था, आदित्य नाम का बच्चा था जो गया लौटा, गया आदित्य बनकर, लौटा अब्दुल्ला बनकर। ऐसे बहुत सारे केसेज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए हैं। इसीलिए यूपी के 32 जिलों और 27 जिलों के कप्तानों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक एक बिंदु की रिपोर्ट चाहिए, इसमें जो भी शामिल होगा उसकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी, उसके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, गैंगस्टर के तहत उसे निरुद्ध किया जाएगा। तो 150 से 200 साथियों की तलाश है जो उमर गौतम के इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट में शामिल थे, जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जबकि इसका कानून भी उत्तर प्रदेश में लागू है। तो अभी जांच एजेंसियां बहुत कुछ खुलासा करने वाली है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि अभी वो जो 7वां कोड है कि कौम के जो कलंक, कौम के कलंक जो 7वां डिकोड है, जिसे अभी एटीएस खोल नहीं पाई है, वो कौन है, क्या उसके पीछे कोई बड़े चेहरे, हिंदुस्तान के किसी बड़े चेहरे, बड़े नामों को टारगेट कर रहे थे कि ये भाई हमारे कौम के विरोधी, हमारे कौम के कलंक है। क्या मकसद था इनका? सिर्फ धर्मांतरण मकसद नहीं था, ये साफ हो चुका है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आईएसआई, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, जो नाम आया आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का, वो भी एक खतरनाक संगठन है। इसके अलावा दुबई, कतर, पुर्तगाल, अफगानिस्तान, कई सारे ऐसे जो देश है जहां आतंकी गतिविधियां रही हैं, वहां से उमर के संबंध रहे हैं। तो अब इस इंटरनेशनल मामला हो चुका है, लिहाजा एनआईए और ईडी से भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो एजेंसियां वो अपनी जांच की बातें शेयर कर रही हैं और उनसे मदद भी ले रही हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला, ये बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है। जी अजय जी, इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल सब इसके बारे में तो सामने आ रहा है, उस बारे में जांच भी हो रही है, लेकिन ये मूक बधिर बच्चे जो है जिनके जरिए ये सब काम होता था, तो वो कैसे किया जाता था? मतलब कोई टीचर्स वो कोड लैंग्वेज सिखाने के लिए रखी जाती थी, ये लोग कांटेक्ट कैसे करते थे, उन बच्चों तक ये पहुंचे कैसे थे?
देखिए यही बात मैं कह रहा था कि सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, उमर गौतम गरीब हिंदुओं, गरीब महिलाओं, मूक बधिर बच्चों को टारगेट करता था। जो इसके 40 से 50 एनजीओ जो 60-65 की बात हम कर रहे हैं कि वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, ये संस्थाएं बाकायदा उन झोगी झुपड़ी जो रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, एयरपोर्ट के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, गरीब होते थे या फिर उनके बच्चे पढ़ने लिखने में अक्षम है, मूक बधिर होते थे, उनको ये जाकर ये लालच देते थे कि हम आपके बच्चे की अच्छी पढ़ाई कराएंगे, उसका एडमिशन कराएंगे, फीस हम दे देंगे, इसकी शादी करा देंगे, इसको नौकरी दे देंगे। ये लालच देकर पहले ये अपने एनजीओ, अपने संगठन में उन बच्चों की भर्ती कराते थे और फिर वहां जो खेल शुरू होता था वो इनके टीचर का शुरू होता था, जो साइन लैंग्वेज के जरिए इन मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे और ब्रेन वॉश करने के बाद फिर उन्हें तैयार करते थे अपने मकसद के लिए कि उन्हें आतंकी संगठन में जाना है या फिर उन्हें और मूक बधिर बच्चों से बात करके उन्हें इस्लाम में जाना। एक चिट्ठी का जिक्र करूंगा आपसे जो एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दी थी। वो चिट्ठी क्या थी? वो अर्जी, रिमांड अर्जी थी। उसमें साफ तौर पर एटीएस ने लिखा था कि ये विदेशी फंडिंग का मामला है, यहां पर हवाला का पैसा है, यह धर्म परिवर्तन का मामला। और एक जो महत्वपूर्ण बात एटीएस ने लिखी थी उस अपने रिमांड अर्जी में कि जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश में ये लोग शामिल हैं, लिहाजा इनके रिमांड मिलनी जरूरी है। उसके बाद कोर्ट ने रिमांड दे दिया और रिमांड का टाइम भी पूरा हो रहा है। तो ये बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां, जो सरकारें हैं, वो इस बात को लेकर जांच कर रही हैं कि इतना बड़ा रैकेट, धर्म परिवर्तन तो बहुत होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं लव जिहाद के और धर्म परिवर्तन के, लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर आपको किसी को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का, किसी को धर्म के खिलाफ भड़काने का यह हक आपको नहीं दिया गया। हालांकि बहुत सारे उनके जो विरोधी है वो आर्टिकल 21-25 का उल्लेख करते हैं कि हमें अधिकार है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन का कानून लागू हो गया है कि आप जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। और आप टारगेट किसको कर रहे हो? जो बच्चे सोचने समझने में सक्षम नहीं है, जो मानसिक तौर पर कमजोर हैं, जो शारीरिक तौर पर कमजोर हैं, उनको आप टारगेट करते हो और उनके ब्रेन को वॉश करके उनको दबाव बनाते हो या उनकी कोई ऐसी वीडियोज बनाते हो, कोई ऐसी हरकत की उनको बाद में ब्लैकमेल भी करते हो अगर कोई बच्चा नहीं शामिल होता, कोई महिलाएं नहीं शामिल होती। तो यकीन मानिए ये जब पूरा रैकेट का खुलासा होगा तो कई सारी एजेंसियां जो इसमें लगी हुई हैं, इंटरनेशनल जो बॉर्डर की बात हो रही है, जो विदेशी फंड की बात हो रही है, आईएसआई की बात हो रही है, जैसे मोहम्मद की बात हो रही है, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण, देश के 24 राज्यों में ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उमर गौतम कोई छोटा आदमी नहीं है, कितना बड़ा नेक्सस का ये मास्टरमाइंड है। इस बात की जांच एटीएस कर रही है और एफटीएफ कर रही है। जी अजीत जी, और एक बात पूछनी थी कि आप जैसे बता रहे हैं ये सिर्फ यूपी तक का सीमित मामला नहीं है, तो और राज्यों में यूपी एटीएस या यूपी पुलिस किस तरह से काम कर रही है? यूपी से स्पेशल टीम्स भेजे जा रही है या फिर वहां पे कैसे जांच वो करने की सोच रहे हैं? देखिए बिल्कुल, यूपी की जो एंटी टेररिस्ट सेल है और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एटीएस और एफटीएफ, ये देश के 24 राज्यों में छापेमारी करे, जिसमें महाराष्ट्र है, केरला है, कश्मीर है, असम है, लद्दाख है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। लगातार छापेमारी की जा रही है और वो लोकल जो वहां की पुलिस फोर्स है उनसे बात करते हैं और अगर उन्हें सीधे तौर पर जानकारी होती तो सीधे छापा मारते हैं और पकड़ कर लाते हैं। जैसा कि जो कल 3 गिरफ्तारियां हुई, इरफान और मुन्नू यादव और भोला यादव, जो लोग ब्रेन वॉशर थे, इनकी गिरफ्तारी की गई। जिसकी गिरफ्तारी जो बिहार में हुई थी, जो कानपुर के बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था, मदरसे का शिक्षक था। तो इन सब को लेकर एटीएफ लगातार काम कर रही है, सीधे केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क में है, सरकारें उनके संपर्क में है और एक बड़ी टीम बनाई गई। और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी और कहा कि इसको सीधे तौर पर यह देश देखा जाए कि यह देशद्रोह का मामला है, यह देश के बाहर चल रही गतिविधियों का मामला है, लिहाजा देश को बचाना है और सुरक्षित रखना। क्योंकि 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले कहीं ऐसी साजिश करके कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो, सांप्रदायिक तनाव फैलाकर उसे मजहबी रंग देने की कोशिश ना की जाए। इससे इसको लेकर सरकार और एजेंसियां बेचैन है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत स्थितियां बिगड़ सकती है। लिहाजा इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और सीधे सीधे तौर पर इसके स्पेशल सेल बनाए गए। आपको बता दें, यूपी एटीएस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जिसमें लगभग 150 लोगों ने फोन किया कि उनके घर के बच्चे नहीं है, उनके घर की महिलाएं नहीं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके धर्म परिवर्तन, उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उनकी महिलाओं का वो है नहीं। अभी फिरोजाबाद में कल एक मामला सामने आया जिसमें पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया, पत्नी नहीं कर रही थी, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, बाद में एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई।
सहारनपुर का एक ऐसा मामला है जहां वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर गया था और उसे होटल में रुकने के नाम पे फॉर्म भराया गया और बाद में पता चला कि उसका नाम ही बदल के प्रवीण से अब्दुल्ला कर दिया गया, कोई दूसरा नाम रख दिया गया इस तरीके के नाम। तो ये बड़ा सवाल होता है कि आप धोखा भी देते हो, आप साजिश भी रचते हो, आप जालसाजी भी करते हो और उसके बाद देश की अस्मिता के लिए भी खतरा पैदा करते हो। तो इसी वजह से केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी हो, एंटी टेरर सेल हो या स्पेशल टास्क फोर्स हो, ये सभी इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, इनकी संपत्तियां कुर्क की जाएगी, इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, छोड़ेंगे किसी भी कीमत में नहीं। एजेंसियों का और सरकारों का मकसद साफ हो गया। जी 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 अजय जी, हम वापस आपके यहाँ पे आएंगे। आपल्या सोबत आमचे बीडचे प्रतिनिधी सुरेश जाधव हे देखील आहेत। आणि सुरेश, एक महत्त्वाचा प्रश्न, जसं तू ऐकत असशील की अजित सिंह सांगत होते की फक्त हा एका उत्तर प्रदेश पुरता मर्यादित हे प्रकरण नाहीये। अर्थातच बीडमधून कनेक्शन जर आलेलं आहे तर त्या दृष्टीनं आणखीही खूप तिथे छापेमारी होऊ शकते, आणखीही तपास होऊ शकतो। त्याबद्दलची अधिक काही माहिती आहे का? फक्त बीडमध्ये किंवा मराठवाड्यामध्ये अन्य काही ठिकाणी अशा प्रकारे आता तपास केला जातोय का? बीडमध्ये यापूर्वीही अगोदर धर्मांतराच्या प्रश्नासंदर्भात 1.5 वर्षापूर्वी असाच प्रकार घडलेला होता आणि त्या अनुषंगाने त्याच्यावरती तपास सुद्धा झालेला होता। मात्र यानंतर जर आपण पाहिलं तर आता इथल्या स्थानिक पोलिसांना पोलीस अधीक्षक यांच्याशी विचारणा केली असता या प्रकरणामध्ये दिल्लीमधून इरफानला अटक केल्यामुळे अद्याप तरी इथल्या जे सुरक्षा यंत्रणा आहेत, विशेष म्हणजे पोलीस प्रशासन, एटीएस असेल, त्याचबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखा असेल, यांच्याकडे अद्यापर्यंत अशी कुठलीही माहिती आलेली नाही। कारण युपी मधून हा प्रकार होत असल्या कारणानं इथल्या पोलीस यंत्रणेने सुद्धा माहिती नाही। पण अशा पद्धतीचे प्रकार जर घडत असतील तर नक्कीच इरफान बीडमध्ये राहणार आहे, तर त्याचं नेटवर्क मराठवाडा त्याचबरोबर इथलचे जवळचे जे जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यामध्ये आहे का, याचा तपास घेण्यासाठी साहजिकच ज्या सुरक्षा यंत्रणा आहेत आणि तपास यंत्रणा आहेत ते या ठिकाणी येणार आहेत आणि आल्यानंतर तपास सुद्धा करणार आहेत। त्याच्या अनुषंगाने आता त्यांचे प्रयत्न सुद्धा सुरू असतील। मात्र इरफान हा मूळ बीडचा आहे, बीडमध्ये शिक्षण झालेलं आहे, त्याचा मित्रपरिवार बीडमधला आहे, त्यामुळे साहजिकच या अनुषंगाने आता तपास सुद्धा होणारच आहे। नक्की सुरेश, तुझ्याकडे येणार आहोत। अजित सिंह हमारे जो प्रतिनिधि है वो हम लोग उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अजित जी, और एक बात, ये जो इरफान के बारे में बता रहे थे, पहले भी बीड से ऐसे मामले आए थे जो धर्मांतर के कनेक्शन में थे, तो मराठवाड़ा से, बीड से और भी जो जिला है वहाँ से इसके कनेक्शन आ सकते हैं महाराष्ट्र से? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र का एक मुंबई का मरकज है जो मुस्लिम बाहुल इलाके में आता है, उसकी भी जांच यूपी एटीएस कर रही है। और बीड़ को चूंकि ये जो इरफान था इसे भी ब्रेन वॉशर के तौर पर यूपी एटीएस देख रही थी, इसे पकड़ा गया था। तो अब इरफान के जरिए और जो 3 गिरफ्तारियां हुई, ये तलाशा जा रहा है कि महाराष्ट्र के किस किस और जिलों में इरफान ने संपर्क किया था, ऐसे लोगों को टारगेट किया था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला था। तो अभी जांच में बहुत कुछ बाकी है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी आगे, वैसे वैसे एक परत दर परत और जांच में खुलासा होता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एडीजीएलओ हैं, एसीएसओ में सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रतिदिन डे टू डे रिपोर्ट जा रही है एजेंसियों को। तो अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, सिर्फ इंतजार करना होगा। जी अजित जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मुस्लिम सत्यशोधक समाजाचे वरिष्ठ जे नेते आहेत शमशुद्दीन तांबोळी हे आपल्या सोबत आहेत। शमशुद्दीन, खूप स्वागत आहे तुमचं या आमच्या विशेष चर्चेमध्ये। एक अगदी महत्त्वाचा प्रश्न, तुम्ही खूप काम केलेलं आहे या विषयावर, विशेषतः मुस्लिम समाजामध्ये तुमचं शैक्षणिक किंवा सामाजिक कार्य हे खूप महत्त्वाचं मानलं जातं। अशा वेळेला या सगळ्या प्रकरणाकडे तुम्ही कसं बघता? कारण हा फक्त मुद्दा धर्मांतरापुरता मर्यादित नाहीये, त्याला अनेक आंतरराष्ट्रीय पैलू सुद्धा आता जोडले गेलेले आहेत, ज्या दृष्टीने सगळा तपास सुरू आहे। खरं म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं सक्तीने, प्रलोभनाने करण्यात येणारं धर्मांतर हा बेकायदेशीर आहे आणि इस्लामच्या मूळ तत्वज्ञानाशी सुद्धा ते विसंगत आहे। आता माझ्या पूर्वी जे ग्रस्त बोलत होते त्यांनी असे एक वाक्य म्हटलंय की अजूनही याच्यातलं तपास हे चालू आहे। मला एक मुद्दा इथे मांडावासा वाटतो की आपल्याकडे अनेक पद्धतीने असे गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्याच्या संदर्भातला तपशील सुद्धा पुढे आलेले असतात। काही वेळा गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियाही असते, तपास यंत्रणाही चालू असते आणि काही वेळा अशा याच्यामध्ये निर्दोषत्व सुद्धा सिद्ध होऊ शकतं। आता या प्रकरणामध्ये अजूनही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलाय, न्यायालयामधून त्यांना आता तपासण्याच्या संदर्भामध्ये पुढे जाण्याची कल्पना देण्यात येईल। त्याचबरोबर हे गुन्हे अजून आपल्याला सिद्धही करायला लागतील, परंतु अशा पद्धतीने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती
कुठली धर्मांध संघटना अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण करत असेल तर देश हिताच्याच नव्हे तर ते संपूर्ण मानवतेच्या विरोधामध्ये असणार आहे. अशा पद्धतीने वर्तन करणाऱ्याच्या विरोधामध्ये कडक असं शासन केलं जायला पाहिजे आणि तशा प्रकारचे कायदे आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत. परंतु यातील सत्यता जी आहे तर सर्वांगीण पद्धतीने तपासणं हे फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं. त्याचं कारण असं की मालेगाव बॉम्बस्फोट असेल, तबलीगच्या काही लोकांच्यावरती यापूर्वी आरोप करण्यात आलेले असतील किंवा याचमध्ये अनेक अशा घटना घडलेल्या होत्या की त्याच्यानंतर न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडलेलं आहे. 4-4 वर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत गेल्यानंतर किंवा जेल झाल्यानंतर निर्दोष होणं हे पुन्हा एक वेगळी अडचण निर्माण होऊ शकते. पण यातले धागे दोरे समजून घेणं, त्यांची मोडस ऑपरेंडी समजून घेणं, त्यांचे इंटरेस्ट समजून घेणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि अशी घटना घडत असेल तर ते पूर्णतः निषेधार्ह आहेत आणि बेकायदेशीर आहे. अगदी शमशुद्दीनजी, या वेळेला असं म्हटलं जाते की धर्मांतराचा आधार घेतला जातोय खूप मोठ्या आंतरराष्ट्रीय एखाद्या जे रॅकेट आहे त्यांच्याकडून, म्हणजे ज्या काही संघटना आहेत विशेषतः दहशतवादी संघटना ज्या आहेत त्या आधार घेत आहेत या धर्मांतराचा आणि त्यासाठी मूकबधिर मुलं आणि गरीब घरातल्या महिलांना हाताशी धरलं जात आहे. हे सगळ्यात धक्कादायक आहे आणि मूकबधिर मुलांचे अनेक व्हिडिओज व्हायरल केले गेलेले आहेत ज्याच्यामधून हे धर्मांतराबद्दलचे जे कोडवर्ड आहेत ते पसरवले जात आहेत. ओके. आणि हे असं होणं काय होतंय बऱ्याच वेळा काय असतं की विघातक प्रवृत्ती बाळगणाऱ्या काही शक्ती समाजात असतात. काही वेळा यांच्याकडून फॅब्रिकेटेड स्वरूपाच्या पोस्ट सुद्धा तयार होण्याची एक शक्यता गृहीत धरावी लागते कारण पूर्वीचे या पद्धतीचे अनुभव आलेले आहेत. हे खरं आहे की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या ज्या दहशतवादी इस्लामच्या नावाने काम करणाऱ्या संघटना आहेत त्या अनेकांचं अपहरण करत असतात. धर्मांतर करणं हे त्यांना एक आपलं धार्मिक कर्तव्याचा भाग वाटतो. पण हे सगळं जे आहे मानवतेच्या विसंगत आहे आणि म्हणून याच्यातलं निरपेक्ष पद्धतीने याची चौकशी करणं आणि त्यांना आपण चौकशी करून दोषींना पुढे आणणं आणि सर्व दूरपर्यंतचा शोध घेणं हे फार महत्वाचं आहे. अगदी धन्यवाद शमशुद्दीनजी आमच्याशी बोलल्याबद्दल. सत्य तर बाहेर आलंच पाहिजे. आपल्या सोबत अजित सिंह आहेत आमचे प्रतिनिधी लखनऊ से. अजित जी, बहुत थोड़ा समय है लेकिन अब तक के और अपडेट्स क्या है और इसके आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए. देखिए, बिल्कुल एटीएफ लगातार काम कर रही है. यूपी के 32 जिलों, देश के 24 राज्यों में छापेमारी चल रही है. ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एनआईए से लगातार संपर्क किया जा रहा है. इंटरनेशनल बॉर्डर, विदेशी फंडिंग, हवाला, इसके साथ ही आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद यानी टेरर फंडिंग, इन सब को लेकर एटीएफ जांच कर रही है. और 170 से 200 लोग एटीएफ के रडार पर हैं, उनकी तलाश की जा रही है. उसकी तलाश के लिए देश भर में ये छापेमारी चल रही है. दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये छापेमारी लगातार चल रही, क्योंकि बहुत बड़े रैकेट का खुलासा होना है. अभी जांच एजेंसियां जैसे जैसे उनके पास सबूत आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा खुलासा वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मामला सिर्फ धर्मांतरण से नहीं हो रहा. जी अजित जी, आपने बहुत मुद्दे और बहुत सविस्तर से बताया, बहुत डिटेल में आपने पूरी जानकारी दी है. इसके आगे भी हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब तक की जानकारी के लिए धन्यवाद. आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण बोलतोय, पण वेळ झाली एका ब्रेकची. ब्रेकनंतर परत भेटूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. उपक्रम संजीवनी याबद्दल. नेटवर्क 18 आणि फेडरल बँकेचा उपक्रम संजीवनी गाडी ही भारतभरातल्या कोविडग्रस्त जिल्ह्यातून फिरतेय. आपणही लसीकरणाबाबतच्या आमच्या या संयुक्त मोहिमेला भरभरून पाठिंबा द्या. लसीकरणाचं महत्त्व अधोरेखित करूयात आणि आता पाहूयात ही संजीवनीची गाडी आज कुठे आहे ते. आणि तुम्ही जर लस घेतली नसेल तर लगेचच तातडीने जाऊन तुमच्या जवळच्या केंद्रावर लस नक्की घ्या. यानंतर आपण या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय, पण ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.